वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसने ईशान को रोका नहीं, वो भी उसके गले पर किस कर रहा था और उसके किस में धोनी के गले की ज्वेलरी उसे बहुत परेशान कर रही थी, मगर फिर भी उसे छोड़ने को राजी नहीं था। कुछ देर बाद ईशान धोनी को किस करते हुए सो गया था और धोनी वे भी कफ्ते हुए काफी थक चुके थे। आज उसका दिमाग दिन भर की बातों से थक गया था। उसकी पलकें भारी होकर बंद हुई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह के समय धोनी की आंख खुली तो कमर दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। ईशान उसके ऊपर ही था, उसके गले लग अब तक सो रहा था। उसे देखे धोनी ने गुस्से में कहा, हो क्या रहा है ये, क्यों मैं हर बार पिघल जाती हूँ। धोनी ने खुद से बातें करते हुए ईशान को दूर करना चाहा, पर उसकी कमर दर्द की वजह से वो करा उठी, उसे हिला भी नहीं चाहता। नीचे फर्श पर सोने के कारण धोनी की कमर अकड़ गई थी। शायद ही किसी ने उसे इस तरह से अपनी फर्स्ट नाइट मनाई होगी। दोनों ने अपनी शादी की पहली रात फूलों से सजे अपने बेड पर मनाने बजाय फूलों से सजे फर्श पर एक दूसरे की बाहों में बिताई थी। धोनी ने अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ईशान की कमर पर अपने नैल चुभो दिए, जिसके चलते ईशान को थोड़ी देर बाद हिलने डुलने के बाद अपनी आंखें खोल फिर सिर उठाया। उस वक्त तो उसका चेहरा ठीक धोनी के चेहरे के सामने था और बहुत करीब था। ईशान धोनी को ही देख रहा था। धोनी की आंखें बंद थी। ईशान ने बिना कुछ सोचे समझे अगले ही पल धोनी के होठों पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर धोनी ने गुस्से से उसे दूर धकेल दिया तो ईशान का सिर फर्श पर जा लगा और उसकी मदहोशी पल में हवा हो गई। उसे एहसास हुआ कि दोनों नीचे सोए थे। नहीं, असल में धोनी नीचे सोई थी, वो तो उसके ऊपर था। इधर धोनी अब उठने की कोशिश करने लगी, पर उससे अब उठा नहीं चाहता। रात भर ईशान उसे कसकर पकड़ कर सोया था। ऊपर से फर्श पर सोने के कारण उसका बदन दर्द कर रहा था। वहीं रात के हैंगओवर की वजह से ईशान को भी सर दर्द हो रहा था। पर धोनी को देखो उठा और उसने धोनी को उठने में मदद करते हुए कहा, तुम ठीक हो। धोनी ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे दूर करना चाहा, मगर पर कर ना सकी और उसने उसे छोड़ दर्द से कराते हुए अपनी कमर पकड़ ली। ईशान उसकी परेशानी पल भर में समझ गया और उसने जल्दी से उठ धोनी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा उसे पेट के बल से लिटाया तो धोनी ने उस पर भड़कते हुए कहा, छोड़ो मुझे। इस पर ईशान ने धोनी को डांटते हुए कहा, शांत रहोगी, मुझे पता है तुम्हें कमर में दर्द है, देखने तो मुझे। इतना कहकर ईशान ने धोनी की साड़ी को उसकी कमर से हटा तो उसकी कमर पर चोट लगने के कारण नीला निशान पड़ चुका था। ईशान ने गुस्से में खुद से कहा, ओ गॉड, ये कैसे हुआ। ईशान ने अब धोनी से पूछा, ये चोट कैसे लगी। उसने ये कहते हुए धोनी की कमर को छुआ तो धोनी सिर गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। कुछ बोलने की बजाय उसने तो अपने होठों को आपस में भींच लिया। वहीं ईशान जानता था कि वे कुछ भी नहीं बोलेगी, इसलिए वही जल्दी से उठकर किचन में गया और उसने अपना सिर पकड़ते हुए पहले अपने लिए एक लेमन ड्रिंक बनाया और वे जल्दी ही फ्रिज में से आइस क्यूब लेकर धोनी के पास आया तो वे अब भी उसी तरह से पेट के बल लेटी हुई थी। ईशान ने धोनी से पूछा, मेरा फोन कहाँ है। धोनी ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, मुझे क्या पता। ईशान ने आइस क्यूब साइड में रखी इधर उधर अपना कोट ढूंढा तो वे उसे कोने में फ्लोर पर पड़ा हुआ दिखा। ईशान ने जल्दी से अपने कोट से फोन निकाल शुक्ला जी को कॉल कर धोनी के लिए ऑइंटमेंट मंगवाया और फिर एक हैंग के लिए उसमें अपने आइस के ऊपर धोनी को चोट पर रखा और फिर एक बार फिर दर्द से छटपटाई। ईशान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और एक बार फिर आइस पे बैग उसकी कमर पर रखते हुए कहा, आई नो तुम्हें दर्द हो रहा है, बट फिक्र मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ईशान ने बारी बारी से उसके गहने निकाल कर साइड में रख दिया। वो समझ रहा था कि वो इन समय बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये सारी गलती उसकी थी क्योंकि वो ड्रिंक होकर धोनी के पास आया। उसे अब अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। डोरबेल बजी तो ईशान धोनी के पास से डोर ओपन करने लगा। उसे लगा कि शुक्ला जी है। डोर ओपन किया तो जाके शुक्ला जी पर वे अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे। शुक्ला जी ने ईशान को मॉर्निंग विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, ये ऑइंटमेंट और पेन किलर और हाँ ये कुहू है, आपने कहा था ना मेड के लिए। ईशान ने एक नजर सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, हाँ याद आया, आपने बात कर ली है ना। शुक्ला जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सर, वे आज ही काम से करे, वे आज से ही काम करेगी। ईशान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके। ईशान ने कुहू को अंदर आने जाने का रास्ता दिया और वहीं शुक्ला जी ने ईशान से पूछा, सर आप मैम को घर लेकर नहीं जाएंगे बड़े सर से मिलाने के लिए। इस पर ईशान ने ऑइंटमेंट और पेन किलर से नजर हटा थोड़े गुस्से में शुक्ला जी से कहा, मैम का यही घर है, वो कहीं नहीं जाएगी। शुक्ला जी ईशान की बात सुन चुप हो गए। वहीं ईशान ने उन्हें देखते हुए कहा, और एक बात, अभी मेरी शादी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, मैं खुद अपनी शादी को ओपन करूंगा। शुक्ला जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी सर। इतना कहकर ईशान ने डोर बंद किया और रूम में वापस आया और उसने धोनी की कमर पर ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा, इससे तुम्हें पल भर में दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। धोनी ने ईशान के छूने पर पीलू को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और जब ईशान ने ऑइंटमेंट लगा दिया उसके बाद धोनी ने धीरे से पूछा, आर्यन। इस पर ईशान ने उखड़े हुए मूड पे कहा, आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। आर्यन इस पर
शुक्ला जी की बातों ने ईशान के खराब मूड को खराब कर दिया था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वे धोनी को लेकर खुराना मैच में जाए, मगर ना जाने क्यों उसे अपने डेड की हालत देख बहुत दुख होता था। वे उन्हें अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा था क्योंकि वो अपनी मॉम से जुड़ी हर सच्चाई के बारे में जानना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि क्यों अचानक से उसके डैड ने सब कुछ ईशानी से छीन उसके नाम कर दिया। पर इन सबके अलावा वो मानने को राजी नहीं था, पर फिर वह उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहता था। वहीं हरियाणा में आसिया घर पर अकेली थी। इस बात का फायदा उठाकर उसके पड़ोस में रहने वाले सचिन और गुल्लू उसके घर जाने को हुए थे, मगर वो लोग जाते उससे पहले घर के सामने आकर एक मिनट रुकी तो गुल्लू सचिन को लेकर छुप गया और उसने सचिन से कहा, ये तो वही छत वाला है। सचिन ने भी रघु को देखते हुए कहा, हाँ देख लो, आज चाचा चाची नहीं है तो कितना फायदा उठा रही है ये लड़की। तो इस आदमी के घर में घुसने की भी फोटो लेना। इधर रघु उसे सिया पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। कल से उसे कॉल कर रहा था पर बेटी की उसका कॉल ही पिक नहीं कर रही थी, इसलिए बिना सिया के चाचा चाची की परवाह किए उससे मिलना चला गया था। रघु ने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद सिया ने डोर ओपन किया। रघु को देख उसकी ध्यान से आंखें बड़ी हो गई। वहीं रघु ने अंदर आना चाहा तो सिया ने डोर पकड़ते होगा, अभी क्यों आए हो, घर में कोई नहीं है। सिया की बात सुन रघु ने बिन कुछ कहे घर के अंदर आकर डोर लॉक किया तो सिया ने थोड़ा डरते हुए पूछा, ऐसे क्यों आए, मैं कह रही हूँ ना कि सिया कुछ और कहती। उससे पहले रघु ने सिया की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। सिया ने उसके सर पर उसे देखते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो। इस पर रघु ने सिया के गाल को अपने हाथ में ले लिया और उसका हाथ दूसरा हाथ भी अब सिया की कमर पर था। वहीं सिया रघु इनको ना समझी से देख रही थी कि तभी अचानक से रघु ने झुककर सिया के अपर लिप्स को अपने होठों के बीच दबा लिया। सिया इस सब में हैरान रह गई। वो उसके परसों रात में करीब आने से इतना शर्मा गई थी कि वे जानबूझकर रघु का कॉल पिक नहीं कर रही थी। मोर उसे क्या पता था कि रघु को इतनी आसानी से बच नहीं जाएगी। इधर रघु ने अपनी आंखें बंद की, उसके बलोर लिप्स को करते हुए उसे चूमा तो वे रघु को दूर करने की बजाय बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही। रघु ने सिया को डीपली किस करना चाहा, मगर सिया ने अपने होठों को आपस में दबाया हुआ था। उसके ऐसा करने पर रघु ने उस पर नाराज होते हुए कहा, अपने लबों को सिलने की कोशिश मत करो, खोलो इन्हें। सिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रघु ने सिया को कॉल से हटाते हुए कहा, क्यों, और ये बताओ तुम मेरा कॉल क्यों नहीं ले रही। रघु की गरीबी की वजह से कांप रही थी और सबने नजर झुकाते हुए धीरे से कहा, टाइम नहीं मिला। सिया की बात सुन रघु ने उसे घूर कर देखा तो सिया ने अब अपने सूट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। रघु ने सिया को देख उसके होठों पर अपनी उंगली रघु ने दबाया तो सिया की आंखें बंद हो गई, उसकी धड़कनें बढ़ गई। वहीं रघु ने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से छुआ तो एक बार फिर ठिठक गई, पर रघु पीछे नहीं हटा। वो अब सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे किस कर रहा था। इधर सिया ने अपने होठों को अभी तक दबाया हुआ था, इस वजह से रघु को गुस्सा आने लगा। और उसने सिया के लंबे बालों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए जोर से पकड़ा तो सिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और रघु ने इसे का फायदा उठा उसे डीपली किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वे उसके होठों को अपने होठों के बीच देकर छुपाने लगा। एक डीप किस के बाद रघु ने सिया को छोड़ा तो सिया ने अपनी सांसों को काबू कर एक हाथ अपने ऊपर नीचे हो रहे सीने पर रख उसे दूर धकेलते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब। रघु ने सिया को देखो उसे गले ही पल गले से लगा कर कहा, ये तुम्हारी सजा थी। मेरे फोन कॉल को इग्नोर करने के लिए। रघु ने सिया के पेट को सहलाते हुए आगे कहा, आगे से अगर कभी मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो देखना इसी तरह या फिर इससे भी ज्यादा गहराई से किस करूंगा। सिया ने रघु से दूर होने की कोशिश करते हुए, कैसी गंदी बातें करते हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सिया के आगे भाई थे। रघु दिन ब दिन उस पर हावी होने लगा था और ये बात सिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस रात रघु ने उसके होठों को बस छुआ था, मगर आज तो बस उसने उसे जिस तरह से किस किया था सिया खुद को रघु को कोसने से रोक नहीं पाई थी। रघु ने अब उस अपने केस आजाद नहीं किया था तो सिया ने रघु को उसके कंधे पर काट लिया और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाने को हुई, मगर रघु ने उसे एक झटके में पकड़ अपने बाहों में भरते हुए कहा, क्या है ये, इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो, क्यों नहीं अच्छा लगता। मेरा मन करेगा तब किस करूंगा तुम्हें, तुम रोक कर तो देखो, पति हो तुम्हारा, हक है मुझे किस करने का। हाँ, यहाँ तक तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने पर भी। सिया ने रघु की बात सुनकर सोबकते हुए कहा, क्या कह रहे हो। रघु ने सिया को झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए कहा, सच कह रहा हूँ। इस पर सिया ने उसे देखते हुए कहा, पर अभी तो मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ाई बाकी है मेरी। रघु ने सिया की मासूमियत को देख उसको गोद में लिया हुए कहा, तो मैंने मना क्या तुम्हें पढ़ने से, तुम पढ़ो, बहुत पढ़ो। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, मगर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद ही हम बच्चे पैदा करेंगे। सिया रघु की बात सुन चुप रही। रघु ने मुस्कुराकर एक बार फिर उसको होठों को चूमते हुए और हम उसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो, बहुत सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे पास आकर। सिया ने रघु को देखा तो रघु ने एक बार फिर सपने नशीली आंखों से देखा। इस समय सिया
का दिल जोर तेजी से दौड़ने लगा था और उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, पर हमने तुम इस तरह से मुझे किस नहीं करोगे? रघु ने सुनो मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों तुम्हें किस अच्छी नहीं लगी? सिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वही रघु उसकी नजर अब भी सिया पर थी, जिस सुकून के लिए वो इतने दिनों से छटपटा रहा था। वो सुकून, वो चैन, वो उसे सिया के होठों का रस पीने पर मिला था। सिया को अपनी बाहों में भरकर मिला था। वो बहुत खुश था सिया से मिलकर, मगर सिया का दिमाग इन चीजों में रघु से अलग भाग रहा था। वे भी नादान थे, वे नहीं जानते थे कि मन ही मन रघु को पसंद करने लगी थी। रघु का उसे किस करना बुरा नहीं लगा था, बस वे उसकी ताकत को झेल नहीं पाई थी, इस वजह से नाराज थी। चटपटी सिया रघु के करीब आने पर शर्माना सीख चुकी थी, पर क्या रघु सिया के लिए कुछ महसूस कर रहा था या बस प्रीति की यादों से मिले तड़प को मिटाने का सिया मात्र एक सहारा थी? क्या वे अपने सुकून के लिए सिया के बाल मन के साथ कोई छल कर रहा था? रघु का वो प्यार तो नहीं थी, तो फिर रघु उसके करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहा था? सिया रघु की बात सुनकर अभी भी खामोश थी कि तभी रघु ने उससे पूछा, कहो ना? तो सिया ने चिढ़ते हुए कहा, न पहली बात तो तुम्हारी ये दाढ़ी, मुझे बहुत चुभी। ये देखो, सिया ने कहते हुए रघु को अपने होठों की तरफ और अपने गालों की तरफ इशारा किया। तो उसके बाद और उसके बोलने के दम पर रघु को हंसी आ गई। रघु के फेस पर हल्की दाढ़ी थी और आजकल उसे मूछें रखने का नया नया शौक जगा था, जो कि उसकी बीवी को पसंद नहीं आया। रघु ने अब सिया को उस के कमरे के बारे में पूछा तो उसने उसे सामने वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया। रघु उसे अपनी गोद में लेकर रूम में आया और उसने सिया को बेड पर बैठाते हुए पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? नेक्स्ट टाइम सेव करके आऊं? सिया ने रघु की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, इतना कहकर सिया को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई थी। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उसने आगे कहा, मेरा मतलब है कि तुम मुझे किस नहीं करोगे। तुम्हारी मुझे तो मुझे चुभती है ही, और तो और तुम मुझे बहुत जोर से किस करते और सांस भी नहीं लेने देते। सिया की बात सुन रघु उसे देख मुस्कुराने लगा। उसने सिया का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर एक बार फिर जोर से किस करते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, मैं तो तुम्हें ऐसे ही किस करूंगा, रोक कर दिखाओ। सिया अचानक हुई इस हरकत से चिढ़ गई और उसने गुस्से में रघु के सीने पर पंच मार दिया। तो रघु चीख कर वहीं बेड पर अपने सीने पर हाथ रखकर लेट गया। सिया उसके ऐसा करने पर घबरा गई। उसने रघु के करीब आते हुए खुद से कहा, रे ये इतनी जल्दी बेहोश होगा? दिखने में पहलवान और इतना कमजोर। उसने जल्दी से रघु के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, उठो, देखो मैं जानती हूँ तुम नाटक कर रहे हो, ड्रामेबाजी। सिया ने उसे एक बार फिर कंधे से पकड़कर उठाया, पर वो नहीं उठा। तो सिया ने जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर उसके नाक में गुदगुदी की। तो रघु जोर से छींकते हुए उठ गया, जिससे उसे देखकर बेड पर खड़ी होकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, इसलिए ये सब यहाँ नहीं चलेगा। रघु ने अपने नाक से हिलाते हुए कहा, अच्छा। इतना कहकर रघु ने सिया को पकड़कर खींच लिया। तो सिया रघु की गोद में जाकर बैठ गई। सिया ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो। आज हुआ क्या है तुम्हें? कैसी शरारतें कर रहे हो? रघु ने सिया की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर पहलवान होना तो छोड़ा लो खुद को। सिया ने रघु पर गुस्सा करते हुए कहा, मजाक करने का टाइम नहीं है, ये चाचा चाची आ जाएंगे, छोड़ो मुझे। रघु ने सिया की बात सुनकर भी उसकी कमर को नहीं छोड़ा। तो सिया ने रघु को आंखें दिखाते हुए कहा, यहाँ इस तरह से क्यों आए ही क्यों तुम? अच्छा लगता है क्या ऐसे? तुम्हारा आना कुछ शर्म है या नहीं? इस पर रघु ने सिया की कमर को और अधिक मजबूती से पकड़ रहा, नहीं, अपनी वाइफ से मिलने में कैसे शर्म? तुम ही बताओ क्या करूं? अब तुम मेरी हो, मगर तुम्हारे घर वाले तो जैसे ये बात भूल ही चुके हैं। वे तुम्हें मेरे साथ भेजना ही नहीं चाहते। मुझे तुमसे मिलना था और तो मैं ऐसे क्या करता, इसलिए चलाया। पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो नहीं आऊंगा, मगर ये तुम फोन पर बात तो कर सकती हो। कल कितने कॉल किया मैंने तो हमें? सिया ने रघु की पकड़ से आजाद हो दूर हटने की कोशिश करते हुए कहा, 3 बार ही तो कॉल किया था। रघु ने जल्दी से अपना फोन निकाल सिया को वापस अपने गोद में खींचते हुए कहा, ये देखो, पूरे 21 बार कॉल किया था और तुमने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तुम्हें मजा आता है मुझे सताने में? सिया ने रघु की बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से आंखें खोल रघु को देखा तो वह भी उसे ही देख रहा था। तभी सिया का ध्यान रघु के फोन पर गया। उसने रघु से फोन छीनते हुए पूछा, ये क्या, तुमने मेरा नंबर जंगली बिल्ली के नाम से सेव किया हुआ है? रघु हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम जंगली बिल्ली हो। सिया ने गुस्से से मुंह फुला लिया और फिर फोन रघु को वापस पकड़ा दिया। रघु ने हंसते हुए फोन को बंद कर साइड रखना चाहता कि सिया ने रघु से एक बार फिर फोन लेते हुए पूछा, अरे तुमने बताया नहीं कि ये लड़की कौन है? तुम्हारी बहन है? और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? सिया के हाथ में अपने फोन में प्रीति की फोटो देख रघु को
गुस्सा आ गया और उसने सिया को देख गुस्से में कहा, तुम्हारी जुबान इस लड़के के पर ही क्यों अटकी हुई है और क्यों जानना है तुम्हें मेरे घर वालों के बारे में। सिया ने रघु की आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ तो जैसे तुम्हारा हक है मुझ पर, तो मेरा भी तो बराबर का है तुम पर। मुझे भी तो तुम्हारे बारे में सब जानने का हक है। सिया की बात सुनो रघु ने अपने दांत भींचते हुए कहा, ओ अच्छा तो सुनो, प्यार करता हूँ मैं इस लड़की से, मुझे अच्छी लगती है। रही बात मेरे घर वालों की तो अनाथ हूँ मैं। और बोलो और कुछ जानना है। सिया रघु को हैरानी से देखने लगी, पर अगले ही पल उसने रघु के करीब होकर उसके अपर लिप को जोर से काट लिया। उसके सरकत पर रघु की सिसकी निकल गई। तभी सिया ने उसकी गोद से गुस्से से कहा, अगर फिर कभी इस तरह का मजाक किया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर सिया ने रघु का फोन कॉल पर दे मारा। रघु ने इस सबसे हैरान हो अपना सिर पकड़ते हुए कहा, लो कर दिया नुकसान। मही सिया की आंखों में अब नमी बनाई और उसने रघु का फोन उठाओ से थमाते हुए कहा, लो लेकर जाओ अपना फोन, और जब प्यार इससे है तो मेरे पास क्यों आते हो, बहुत घटिया हो तुम। रघु ने सिया की बात सुन बेशर्मी से कहा, क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी, नहीं तो फिर उसके पास क्यों जाऊंगा। सिया ने रघु को देख गुस्से में कहा, तो फिर उस लड़की की फोटो क्यों क्या कर रही है तुम्हारे फोन में। वो कौन है तुम्हारी जो उसकी फोटो को अपने फोन में संभाल कर रखे हुए है। और जवाब दो मुझे। सिया को गुस्से में भड़कते देख रघु ने उसे पकड़कर उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं रिएक्ट कर रहे, क्या करना तुम्हें इस लड़की के बारे में जानकर। मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ ये जानना काफी है। फोन तो तोड़ दिया तुमने फोटो चली गई उसकी, तो फिर किस बात पर गर्म हो रही है। सिया ने रघु से दूर होते हुए पूछा, क्यों क्यों नहीं जान सकती मैं। रघु सिया के सवालों से परेशान हो गया। वो रघु के गुस्से से नहीं डरती थी, इसलिए वो सपना गुस्सा दिखाकर भी शांत नहीं कर पाया। वो उन लड़कियों में से थी जो उन लड़कियों में से थी ही नहीं जो कि चुप रहना चाहती हो। उसे तो हमेशा अपने हर सवालों के जवाब चाहिए होते थे। जवाब नहीं मिलते थे उन्हें ने सब ढूंढना भी चाहते थे। रघु ने सिया को देख गुस्से खुद के गुस्से को काबू कर लिया, क्योंकि न जाने उस पर सिया का रोना बर्दाश्त नहीं था। उसकी आंखों में आंसू देख उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से सिया को अपनी आंखों अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में लगाते हुए कहा, बेवकूफ तुम तो रोने भी लग गई। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं लगती वो लड़की मेरी। अगर कोई मेरा अपना है तो तुम वो तुम हो, सिर्फ हो तुम। रघु सिया ने रघु की कमर के आसपास अपनी बाहों को लपेट कर रोते हुए पूछा, सच कह रहे हो। तो रघु ने कहा, हाँ मेरी भी जान। सिया ने अपने आंसू पर सिर उठाकर रघु को देखते हुए कहा, ये बात कान खोलकर सुन लो, अगर सच में तुम्हारा कहीं और चक्कर होना तो याद रखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रघु सिया की बात सुन हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, तुम अपना साइज देखकर तो बात क्या करो, तुम मेरा मुंह तोड़ना तो दूर छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं पाओगे। सिया ने रघु को देखते हुए कहा, चैलेंज ना करो वरना बहुत ये पछताओगे। सिया की बात सुन रघु ने सिया को कमर से खींचकर अपने और करीब करते हुए कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल पछताओगी तो तुम मेरे होठों को अपने बिल्ली वाले दांतों से काटने की हिम्मत कैसे की तुमने। इतना कहकर रघु ने सिया के निचले होठ को अपने दांतों तले दबाया तो सिया दर्द से कहा उठी और उसने रघु की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर रघु ने को थोड़ा बुरा लगा। उसने उसके होठों को काटना छोड़ प्यार से चूमकर उसे अपने गले से लगा। अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रोना बंद करो। रघु इस समय खुद अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था। वे प्यार प्रीति से करता है, पर जब से वे सिया के करीब आया था वो खुद को उसके और करीब आ जाने से रोक नहीं पा रहा था। और जो एहसास और सुकून उसे सिया को अपनी आगोश में लेकर मिलता था, ऐसा उसे कभी महसूस नहीं हुआ था प्रीति के साथ में नहीं। प्रीति पहली लड़की थी उसकी लाइफ में जिसने उसे पहली बार अपने गले से लगाया था, पर सिया तो हमने प्रीति से जुदा थी। सिया में न जाने क्या बात है जो उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करती थी। काफी देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद सिया ने रघु से दूर होते हुए कहा, इब जाओ। तो उसकी बात सुन रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहती हो मैं जाऊं। इस पर सिया ने उसे अपने रूम से बाहर निकालते हुए कहा, हाँ जाओ। इधर से अनवी ने गुरु से पूछा, आपको अचानक से मुंबई क्यों जाना है। गुरु ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, ईशान से मिलकर बस उसे समझाना चाहता हूँ, तुझसे मिलना बहुत जरूरी है। इतना कहकर गुरु अनवी के पास आया और उसने उसके सिर को प्यार से चूम कर कहा, बस 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। गुरु की बात सुन अनवी की आंखें भर आई। वे इतने दिनों से गुरु के साथ थी और वे इसे इतनी दूर जा रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर ईशान और धर्मी से बात करना जरूरी था। अनवी गुरु के सीने से लग गई और उसने धीरे से कहा, जा रहे हैं तो पापा मम्मी से भी मिल आना। गुरु ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, हाँ मिलकर आऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना, समय से अपनी
दवाइयाँ लेना, खाना टाइम पर खाना, मैं कॉल करता रहूंगा। अन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो गुरु ने उसके आंसू पहुंचे उसके होठों पर उसे किस करते हुए कहा, चलो अब मुस्कुरा दो वरना ऐसे नहीं जा पाऊंगा। अन्वी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके गले लग गई। कुछ देर बाद गुरु की फ्लाइट रात में थी। ऐसे में वे अब भी अपने किसी काम से बाहर निकल गया। वहीं मुंबई में शाम के समय धवनी की आंख खुली तो उसकी कमर का दर्द अब पहले से ठीक हो गया था। वे आराम से उठकर बैठ गई कि तभी ईशान रूम में आया और उसने उसे देखते हुए पूछा, ठीक हो अब तुम? धवनी ने अपना सिर हिला दिया तो ईशान ने उससे कहा, आओ रूम से बाहर चलो, तब तक कुहू इस रूम की सफाई कर देगी। धवनी ईशान की बात सुन उसे देखने लगी तो ईशान ने उसे बताते हुए कहा, मेड है। धवनी ये सुन अब शांति से रूम से बाहर निकल आई थी कि तभी लिविंग रूम में बैठे आर्यन को देख हैरानी से मुस्कुराती वो जल्दी से भागकर आगे बढ़ गई और आर्यन के सामने जाकर खुश होकर बोली, आर्यन। आर्यन ने अपनी बहन को देखकर उठकर जल्दी से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, दीदी आप ठीक हो? धवनी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? और आर्यन ने कहा, हमने तो। धवनी ने खुश होकर अपने भाई के सिर को प्यार से चूम लिया और एक बार फिर उसके गले लग गई थी तभी ईशान ने उन दोनों के पास आते हुए धवनी से पूछा, अब तो खुश होना? धवनी ने खुश होते हुए अपना सिर हिला दिया तो ईशान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर हम सब हमने साथ करेंगे। धवनी ने ये सुन आर्यन को देखा तो उसने भी उसे जाने को कहा। वो चली गई तो उसके जाते ही आर्यन ने गुस्से में ईशान से पूछा, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं? उस दिन अन्वी से बात करने के बाद आर्यन अवनी को ढूंढता हुआ होटल गया था मगर वे होटल के अंदर जा सकता न उससे पहले ईशान के गार्ड्स ने उसे घूर लिया और न जाने उसे कहां ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इधर आर्यन की बात सुन ईशान ने अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाल विंडो के पास जाते हुए कहा, मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ, वो मुझे परेशान कर रही है। आर्यन ईशान को घूरने लगा तो ईशान ने मुस्कुरा कर कहा, जानता हूँ शादी का तरीका गलत है पर ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है, उसकी खुशी मेरे साथ रहने में है, मुझसे दूर रहने में नहीं। आर्यन ने ईशान की बात सुन गुस्से में पूछा, सच में आपको मेरी बहन की खुशियों की फिक्र थी तो फिर क्यों उसे बेइज्जत कर अपनी जिंदगी से निकाला था? इतनी ही उसकी बर्बादी तो क्यों उसे प्रेग्नेंट कर यहाँ से मुंह छुपाकर भाग गए, छोड़ दिया अकेले? उसे सबके ताने सुनने के लिए कहाँ थे जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? आर्यन की बात सुन ईशान की एक पल में ही दुनिया घूम गई। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और दिल डर कर थम गया कि उसने अभी क्या सुना हो जाए। तो ईशान ने जल्दी से आर्यन के पास भागते हुए उसकी कॉलर का पकड़ गुस्से में पूछा, क्या कहा तूने? धवनी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। ईशान ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों नहीं बताया? वो मेरा खून है और मुझे ही कुछ नहीं बताया। आर्यन ईशान की बात सुन हंसने लगा और उसने अपने कॉलर उसके हाथों से छुड़वाते हुए कहा, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। जिस बच्चे के लिए मेरी बहन ने अपनी जंग हंसाई करवाई वो बच्चा ही उन्हें छोड़कर चला गया। आपका बच्चा ना था तो आपकी तरह धोखेबाज था, कमजोर था, दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गया। आर्यन का ये कहना भरता कि ईशान ने गुस्से में उसका मुंह अपने हाथ में पड़ लिया और उसे एक पच मारना चाहता कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ईशान ने गुस्से में मुड़कर देखा तो वे कोई और नहीं धवनी थी। धवनी ने ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हुए हैं? अब क्या किया उसने? ईशान ने आर्यन को छोड़ अब गुस्से में धवनी को अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या ये जो कर रहा है ये सब सच है? कुछ देर की खामोशी के बाद धवनी ने ईशान की आंखों में देखते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर उसने धीरे से कहा, आइए डिनर का टाइम हो गया है। ईशान धवनी की बात सुनकर हैरान था। वो कुछ कहता उससे पहले कुहू किचन से बाहर निकल कर आई और उसे ईशान से पूछा, सर खाना लगा दूं? कुहू को देख ईशान ने अपने मन में उठ रहे सवालों को अपने इमोशंस को दबाते हुए अपना सिर हिला दिया। आर्यन ईशान धवनी खाना खाने बैठ चुके थे। तीनों ही खामोश थे और चुप थे। आर्यन और धवनी खाना खा रहे थे मगर ईशान वो खाना खाने के बजाय बस अपनी प्लेट में रखे खाने को घूरे जा रहा था। धवनी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर अपना खाना खाया और आर्यन भी के तभी ईशान अपनी जगह से उठ गुस्से में अपने रूम में चला गया। ईशान रूम में अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट की कस ले रहा था कि तभी कदमों की आवाज सुन उसने पलट कर देखा तो धवनी उसके पीछे खड़ी हुई थी। धवनी उसे देख उसने सिगरेट फेंक उसके करीब आकर जाकर
उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने लगभग रोते हुए धवनी से कहा, ये मुझसे क्या हो गया? मैं बुरा, बहुत बुरा हूँ धवनी, बहुत बुरा। तुम सच कहते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हें जब सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तो तुम्हारे साथ नहीं था। मेरी वजह से तुमने कितना कुछ झेला है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा धवनी। मुझे नहीं पता था कि मेरा तुम्हें खुद से दूर करने का फैसला इतना गलत साबित होगा। मुझे तुम्हें खुद से जुदा करने से पहले एक बार तुमसे बात करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर नहीं। इतने मुझ में समझ कहा। अपने मन से ही ना जाने क्या क्या सोच बैठा मैं। ईशान ने धवनी के सिर को चूमते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ बेबी, सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी फॉर माई ऑल मिस्टेक। ये सब कहते हुए एक बार फिर धवनी के सिर अपना सर जोड़कर रोने लगा था कि तभी धवनी ने ईशान को गले से ईशान के गले में अपनी बाहें डाल अपनी आंखें बंद कर उसके होठों पर किस करते हुए धीरे से कहा, चुप हो जाइए और पुरानी बातें भूल जाइए। जिंदगी ने हमें एक नया मौका दिया है। हम दोनों मिलकर नई यादें बनाएंगे। धवनी की मीठी आवाज ईशान के कानों में पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोल धवनी की आंखों में देखा तो वे एकटक उसे ही देख रही थी। ईशान ने धवनी को अपने गले से लगा, अपने भरे गले से कहा, हाँ मैं तुम्हें अब भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच मुझे एक मौका देने के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा और देखना मैं तुम्हारा भरोसा जीत कर दिखाऊंगा। धवनी ने ईशान की बात सुन अपना सिर हिला दिया और धीरे से बोली, आइए रूम में चलिए। इतना कहकर धवनी रूम में चली गई। वो तो ईशान को थोड़ी हैरानी हुई कि कल तक जो उसकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहती थी वो धवनी आज उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन क्या वो अब इस शादी को स्वीकार कर चुकी थी? ईशान हैरान होकर खड़ा हुआ था कि धवनी ने उसे आवाज देते हुए कहा, मिस्टर खुराना। आवाज सुन ईशान जल्दी से रूम में आया तो धवनी उसके लिए खाना लेकर बैठी थी। उसने ईशान को देख धीरे से कहा, इधर आइए। मुझे पता है कि आपने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। ईशान धवनी के इस जेस्चर पर एक बार फिर हैरान हो उसके पास जाकर बैठा तो धवनी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ईशान ने इस बीच कुछ कहना चाहता कि धवनी ने उसे रोकते हुए कहा, पहले खाना, सवाल जवाब बाद में। कुछ देर बाद ईशान खाना खाने के बाद अपने कपड़े चेंज कर बाथरूम से रूम में आया तो धवनी उसके इंतजार में बैठी हुई थी। ईशान बेड पर उसके पास जाकर बैठ गया और उसने धीरे से पूछा, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? धवनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद। भगवान की भी यही मर्जी थी। उन्हें मुझसे मेरा बच्चा छीनकर अच्छा लगा तो इसमें मैं आपको कैसे दोस्त हो सकती हूँ? धवनी की बात सुन ईशान का सिर एक बार फिर शर्म से झुक गया। काश उसने उस दिन धवनी को गलत ना समझा होता। काश उसने रघु की बात मानी होती तो आज धवनी और वे दोनों खुश होते, उनका बच्चा भी उनके साथ होता। धवनी ने उसके बगैर हमने क्या कुछ हमने झेला होगा ये सोचकर उसकी आंखें एक बार फिर भर आई और उसने धवनी के गले लगते हुए कहा, भगवान को मेरी खुशियां पसंद नहीं है। उन्होंने कभी मुझे खुश होने का मौका नहीं दिया, हमेशा सब कुछ छीना है। पर बेबी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि भगवान से हमारे हक की सारी खुशियां छीनकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब ईशान की बात सुन इस बार धवनी की आंखों में आंसू छलक आए और उसने ईशान से दूर हो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, प्लीज चुप हो जाइए, मुझे अब को इस तरह देख तकलीफ हो रही। ईशान ने धवनी को देख अपने भरे गले से उससे पूछा, कब हुआ ये सब? धवनी ने बिना उसकी तरफ देखे सिसकते हुए कहा, 1 महीने पहले। ये सुन ईशान ने अपना सिर ऊपर कर आंखें बंद कर ली कि तभी इस हलचल सुन उसने आंखें खोली तो उसे धवनी उसके पास से उठ रूम से जाती हुई देखी तो उसने जल्दी से धवनी को पकड़कर रूम का डोर लॉक कर दिया और धवनी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाया। ईशान ने धवनी को आहिस्ता से बेड पर लिटाते कहा, गुड नाइट, सो जाओ। इतना कहकर ईशान ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और वो धवनी के पास मुंह फेर कर लेट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपनी किस्मत पर अपनी हालत पर रोना आ रहा था, पर वे अब अपना दुख जाहिर करते हुए एक बार फिर धवनी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। धवनी की खातिर ही उसने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया था कि तभी धवनी उसके करीब पीछे से उसके गले लग गई। ईशान ने अपने सीने पर उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? धवनी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। क्या मैं आपको छू भी नहीं सकती, गले नहीं लगा सकती? उसकी बात सुन ईशान ने उसकी तरफ करवट लेते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत है। धवनी ने उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे कि तभी ईशान ने धवनी के होठों पर किस करते हुए कहा, सो जाओ वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ईशान की बातों को सुन धवनी ने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, मैं सोना नहीं चाहती। इतना कहकर धवनी ने एक बार फिर ईशान के होठों पर किस किया तो अब ईशान ने धवनी को अपने और करीब कर उसके चिन को पकड़ उसे किस करना शुरू कर दिया। दोनों की नाक एक दूसरे की नाक को छू रही थी। ईशान अपनी आंखें
बंद करते हुए धोनी को पेनल्टी किस करने लगा था और धोनी वे भी आंख बंद कर उसका साथ दे रहे थे। धोनी ने किस करते हुए ईशान के नाइट सूट के बटन को खोलना शुरू किया तो ईशान ने भी जल्दी से धोनी की साड़ी का पल्लू हटाकर उसे किस करते हुए उसके ब्लाउज के हुक खोल दिए। ईशान ने धोनी के होठों को छोड़ अब नीचे आते हुए उसे जगह जगह चूमते हुए एक बार फिर उसे अपनी आंखों में लिया तो धोनी की आंखों में से आंसू छलक आए। उसकी आवाज को महसूस कर ईशान ने धोनी की बंद आंखों को प्यार से चूमते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी, क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, धोनी ने सुबकते हुए ही मना किया तो ईशान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो तुम रो क्यों रहे? धोनी ने इस बार ईशान के सीने में अपना चेहरा छुपा और अब अधिक रोते हुए कहा, आई मिस यू सो मच क्यों किया आपने बेसब्री? आई मिस यू माय बेबी, वो भी मुझे आपकी तरह छोड़कर चला गया। धोनी की बात सुन ईशान ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, सॉरी बेबी, पर मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा, कभी नहीं, प्लीज फॉरगिव मी। दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल गए थे। कुछ देर बाद रोने के बाद ईशान की बाहों में ही धोनी साथ हो गई तो ईशान ने उसके बालों को सहलाते हुए एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं धोनी ने उसके सीने पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सॉरी। ईशान ने ना समझी में धोनी से पूछा किस लिए, पर धोनी ने उसको जवाब देने के बजाय अपना सिर उठा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए तो ईशान ने भी उससे और अधिक दूर न रह सका। ईशान ने धोनी को ठीक से ब्लैंकेट से में कवर कर अब उसकी पीठ पर अपने होठों को रख उसे चूमा तो धोनी ने ब्लैंकेट पर अपनी कट पकड़ कस दी कि तभी ईशान ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए अब उसके गले पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के करीब एक दूसरे में खो चुके थे। ईशान का धोनी को प्यार करना उसे एक सुकून का एहसास दे रहा था। वहीं धोनी उसके आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। ईशान को धोनी की हालत देख दूर होना चाहता मगर धोनी उसके गले में लग गई और उसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो ईशान ने उसके सर को चूमते होगा, नहीं तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। इस पर धोनी ने सशक्त कहा, मैं ठीक हो रही बात ही ना आंसू की तो आज ये नहीं रुकेंगे। ईशान ने धोनी की बात सुन उसे पकड़कर अपने नीचे दबा लिया और एक बार फिर उसके होठों पर किस करने लगा। मैं भी इतने दिनों से उसके लिए तड़पा था, वो भी उसे जी भरकर प्यार करना चाहता था। उसकी बाहों में समाकर सब कुछ भूलकर कुछ पल के लिए अपनी तकलीफों को दूर करना चाहता था। रात के लगभग 2 बजे के समय धोनी ने चुपचाप बिना किसी हाथ के नीचे पड़ी अपनी साड़ी को समेट कर पहन लिया। उसने खुद का हुलिया ठीक किया और एक नजर ईशान को देख धीरे से रूम से बाहर निकल कर आ गई। कुछ देर बाद वो लिफ्ट से नीचे आ गई तो वॉचमैन के पास बैठे आर्यन ने उसे आते देख उसके पास जाते हुए पूछा, चले? धोनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो उसे देख आर्यन ने कहा, दीदी मैं जानता हूँ कि आप उनसे प्यार करती हो, फिर भी जाना चाहती हो मैं उनसे केवल आपकी हालत की वजह से नाराज था, पर अब शायद वे बदल गए हैं। धोनी ने आर्यन की बात सुन अपने आंसू को बहुत धीरे से कहा, आर्यन हमें देर हो रही है। इतना कहकर वे आगे बढ़ी तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप रह लेगी, उनसे गलती हुई पर आप क्यों वो गलती दोहरा रही है? धोनी ने आर्यन की बात सुन गुस्से में कहा, तुम आना चाहते हो या फिर मिस्टर खुराना के पैसे देख तुम्हारी नीयत बदल गई है। धोनी की बेरुखी से अब आर्यन चुप हो गया और धोनी की ये बात सुन उसके साथ चल दिया। मुंबई रेलवे स्टेशन के बाहर धोनी और आर्यन की ऑटो आकर रुके। धोनी ने पैसे देने के बाद अंदर जाना चाहा कि आर्यन ने उसे रोककर पूछा, ये वॉलेट किसका है? तो धोनी ने उस पर नाराज होते हुए कहा, आर्यन बातें बाद में, ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर वे आर्यन का हाथ पकड़कर स्टेशन के बाहर जाने को हुई थी कि तभी किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ उसे रोक लिया। धोनी और आर्यन दोनों ने पलट कर देखा तो ईशान धोनी का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। ईशान को देख धोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा था कि तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और ईशान ने धोनी को अपने साथ खींचकर कार में धकेल खुद उसके पास और उसके साथ बैठकर वहां से निकल गया। आर्यन ने अचानक से ये हुआ क्या था इस सब से बाहर आया तो उसने जल्दी से ऑटो पकड़ ईशान की कार का पीछा करना चाहा। इधर कार में धोनी एक डर कर एक साइड से सड़क पर बैठी हुई थी कि तभी आगे बैठे गुरु और रघु पर उसका ध्यान गया। रघु इस समय कार ड्राइव कर रहा था और गुरु उसके पास बैठा था। धोनी ने हिम्मत कर एक नजर ईशान को देखते हुए कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहते, प्लीज जाने दीजिए मुझे। ईशान उसकी बात को सुनकर भी खामोश रहा तो धोनी की आंखों में अब आंसू भर आए तो वो कांपने लगी थी। ईशान को गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर कुछ ही देर में वे लोग वापस ईशान के अपार्टमेंट लौट आए थे। ईशान ने कार से निकलते ही दूसरी साइड जाकर धोनी का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला तो धोनी ने रोते हुए कहा, प्लीज लीव माई हैंड मिस्टर खुराना, मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ। पर ईशान उसकी एक ना सुनते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर
ले गया था रघु और गुरु भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वे जैसे ही वे लोग ऊपर फ्लैट पर पहुंचे थे कि गुरु ने ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ उसे। इस परेशान ने गुस्से में गुरु से कहा, गुरु तू बीच में मत पड़। इतना कहकर वे धोनी को अपने साथ रूम में खींच कर ले गया। तो गुरु ने अपने मुंह पर हाथ रख परेशान होते हुए कहा, ये गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। रघु ने उसे समझाते हुए कहा, मत टेंशन ले, वो कुछ नहीं करेगा, प्यार करता है उससे। इधर ईशान जैसे गुस्से में ज्वालामुखी की तरह भभक रहा था। उसने दौड़ कर धोनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपनी पकड़ को मजबूत कर उसे बोल से सटा दिया। धोनी देर से घर उठी, मगर ईशान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में धोनी से अपने दांत पीसते हुए कहा, ओपन योर आइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।